तिहाड़ जेल में कैदी महिलाओं के साथ रात में जो किया जाता है उसे जानकर दंग रह जाओगे। आज का वीडियो है तिहाड़ जेल के बारे में। तिहाड़ जेल में महिला कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है और उनके साथ रात में क्या क्या किया जाता है और उन महिला कैदियों का शोषण क्यों किया जाता है, ये आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां हर कैदी के चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। कोई हालात का मारा हुआ है, कोई मजबूरी का शिकार, तो कोई राजनीति का मोहरा। यह जेल सिर्फ एक बंदी गृह नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों की टूटी हुई कहानियों का एक संग्रहालय है। हर ईंट के पीछे किसी न किसी की सिसकियां दबी हुई है। लेकिन इस कहानी की नायिका मंजू देवी उन लोगों में से थी जो अन्याय के लिए लड़ रही थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। उसे एक ऐसे घोटाले में फंसा दिया गया जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। वह हमेशा से सत्य और ईमानदारी की राह पर चली थी, लेकिन सत्ता और पैसे के खेल में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। अदालत के कटघरे में खड़ी मंजू देवी की आंखों में बेबसी और गुस्से का मिश्रण था। उसने अपने वकील की ओर देखा, जिसका झुका हुआ सिर बता रहा था कि उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थी। मंजू देवी, आपको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है। जज ने ठंडे स्वर में फैसला सुनाया। एक पल के लिए उसे लगा कि समय ठहर गया है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब हो रहा है। उसे पुलिस वैन में बैठाकर तिहाड़ जेल ले जाया गया। वैन के बाहर का नज़ारा धुंधला होता जा रहा था। उसके कानों में केवल एक ही गूंज थी, तिहाड़ जेल। तिहाड़ के विशाल लोहे के फाटक के पास वैन रुकी। वैन के बाहर वह विशाल लोहे का फाटक था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तिहाड़ केंद्रीय कारागार। मंजू देवी ने सिर उठाकर उस फाटक को देखा। वह किसी दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा था। यहाँ से बाहर निकलना शायद अब आसान नहीं था। गेट के पास कई वर्दीधारी महिला गार्ड खड़ी थी। उनके चेहरे कठोर और भाव शून्य थे। उनके लिए यह सिर्फ एक और नई कैदी थी। नई कैदी आई है, एक गार्ड ने ठंडे लहजे में कहा। चलो पहले इसको बैरक नंबर 6 में डालो। मंजू देवी ने धीरे धीरे जेल के अंदर कदम रखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जेल के अंदर जाते ही सबसे पहले सामना हुआ अपमानजनक तलाशी प्रक्रिया से। कपड़े उतारो, एक महिला गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। मंजू देवी स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह जरूरी है, गार्ड ने फिर कहा। हर नई कैदी की तलाशी होती है, जल्दी करो। उसके गले में कुछ फंस गया। उसे लग रहा था जैसे उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया गया हो, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा। भारी मन से उसने अपने कपड़े उतारे और गार्डों ने उसकी पूरी जांच की, मानो वह कोई वस्तु हो, कोई इंसान नहीं। ठीक है, अब कपड़े पहन लो, गार्ड ने सामान्य लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंजू देवी ने झुकी आंखों से अपने कपड़े पहने। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वह उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जहां इंसानियत का कोई स्थान नहीं था। बैरक नंबर 6, एक अलग ही दुनिया। मंजू देवी को एक लंबा संकरा गलियारा पार कर बैरक नंबर 6 में ले जाया गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की दुनिया देखकर वह सिहर उठी। अंदर करीब 60 महिलाएं थीं जो अलग अलग गुटों में बांटी हुई थी। कुछ कैदियों के चेहरे कठोर थे, कुछ के चेहरे पर निराशा थी, कुछ ऊंची आवाज़ में हंस रही थी तो कुछ जमीन पर बैठी रो रही थी। कई महिलाओं की आंखों में गहरी उदासी और अतीत का दर्द साफ झलक रहा था। नई कैदी आई है, एक गार्ड ने अंदर धकेलते हुए कहा। मंजू देवी धीरे धीरे अंदर बढ़ी। एक पुरानी गंदी चादर से ढका हुआ पतला सा गद्दा उसे दिखाया गया। यह तेरा बिस्तर है, एक महिला गार्ड ने कहा। कौन आई है नई कैदी? एक भारी आवाज़ गूंजी। मंजू देवी ने सामने देखा। एक लंबी चौड़ी औरत जिसकी आंखों में नशे की लालिमा थी, उसके सामने खड़ी थी। आसपास खड़ी दूसरी महिला कैदियों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। संगीता, किसी ने धीरे से फुसफुसाया। यह बैरक की बॉस है, मंजू, उसने अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास भरकर कहा। संगीता ने आंखें सिकुड़ ली। अच्छा मंजू, यहाँ आने के बाद अपने सोशल वर्कर वाले तेवर छोड़ दे। यहाँ तेरी मालकिन मैं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मंजू ने ठंडे स्वर में कहा। बैरक में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीता ने ठहाका लगाया। अच्छा, तो तेवर दिखाने आई है? ठीक है लड़कियों, इसे जेल का नियम सिखाओ। मंजू ने देखा 4-5 महिलाएं उसकी ओर बढ़ रही थी।
उसने अपनी सांसें गहरी कर ली। शायद अब उसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। जैसे ही वे महिलाएं मंजू के करीब आई तो उसने महसूस किया कि अगर उसने खुद को कमज़ोर दिखाया तो यह उसकी पहचान के अंत की शुरुआत होगी। पहली महिला ने हाथ बढ़ाया, शायद उसे झकझोरने के लिए, लेकिन मंजू पहले से तैयार थी। जैसे ही हाथ उसकी ओर बढ़ा, उसने तेजी से उसे पकड़ लिया और इतनी ताकत से मरोड़ दिया कि हड्डी चटकने की आवाज़ तक सुनाई दी। वह औरत दर्द से चीख पड़ी और अपने हाथ को पकड़कर पीछे हट गई। मंजू ने बिना रुके दूसरी औरत को धक्का दिया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और फर्श पर गिर पड़ी। यह देखकर बाकी औरतें ठिठक गई। जेल में ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। आमतौर पर नई कैदी डर जाती थी, लेकिन मंजू ने तो पलटकर वार कर दिया था। अगर कोई मुझे छुएगा तो मैं जवाब जरूर दूंगी, मंजू ने सख्ती से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। संगीता, जो अब तक तमाशा देख रही थी, गुस्से से देखने लगी। कुछ पलों तक वह मंजू को घूरती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। बड़ी बहादुर है रे तू, उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने बाकी लड़कियों को इशारा किया और वह धीरे धीरे पीछे हट गई। ठीक है, देखते हैं कितने दिनों तक टिकती है, संगीता ने कहा और वहाँ से चली गई। पहली रात की क्रूर सच्चाई। मंजू ने पहली रात तिहाड़ की ठंडी दीवारों के सहारे सिर टिका लिया। आसपास की महिलाएं सो चुकी थी, लेकिन मंजू जाग रही थी। अंधेरे में उसके दिमाग में ढेरों ख्याल उमड़ रहे थे। सुबह होते ही गार्ड ने बेरक का दरवाज़ा खोला। लाइन में लगो। मंजू ने देखा कि कैदियों की एक लंबी कतार बनी थी, जो बाथरूम जाने के इंतजार में खड़ी थी। इतनी भीड़, उसने पास खड़ी निर्मा से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ टॉयलेट भी एक लग्जरी है। मंजू ने जब अंदर झांका तो देखा कि बाथरूम की हालत बेहद गंदी थी। बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पाइप से पानी टपक रहा था और ज़मीन पर कीचड़ और कचरा फैला था। इसे कोई साफ क्यों नहीं करता, मंजू ने पूछा। गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम खुद सफाई करें तो वे और गंदा कर देंगे, निर्मा ने जवाब दिया। सुबह के नाश्ते का समय हुआ। मंजू को जली हुई रोटी, पतली दाल और बदबूदार सब्जी रखी गई। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो मत खा। गार्ड ने ठहाका लगाया। मंजू को एहसास हुआ कि यहाँ कैदियों को इंसान नहीं समझा जाता, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। तभी संगीता उसके पास आई। अभी भी अपने सोसाइटी वाले नखरे दिखा रही है। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। तुझे इस जेल में जीना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, संगीता ने धमकी दी। मैं किसी के इशारों पर नहीं चलती, मंजू ने सख्ती से जवाब दिया। संगीता गुस्से में लाल हो गई। ठीक है, रात में तुझे सबक सिखाएंगे, वह ऐसा कहकर चली गई। रात का समय था। बेरक में अंधेरा था। सिर्फ बाहर जल रही हल्की रोशनी से बेरक के भीतर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। मंजू अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। कुछ औरतें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब तू देख नई लड़की, उनमें से एक ने कहा। मंजू संभल पाती, इससे पहले ही 4-5 औरतों ने उसे घेर लिया। पहला गुस्सा उसके पेट में पड़ा। वह दर्द से कर्रा उठी। उसके बाल खींचे गए। किसी ने उसकी पीठ पर लात मारी। रुक जाओ, मंजू जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी निर्मा और कुछ अन्य कैदियों ने बीच बचाव किया। बस करो, इसे मार डालोगी क्या? अंततः वे महिलाएं पीछे हट गई, लेकिन मंजू दर्द से कर्रा रही थी। संगीता उसकी ओर झुकी और मुस्कुराकर बोली, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर अगली बार जुबान चलाई तो और बुरा होगा। मंजू ने अपने कपड़े ठीक किए और चुपचाप कोने में बैठ गई, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन जैसे ही बैरक का दरवाज़ा खुला, मंजू सीधे जेलर चौहान के पास गई। सर, मुझे शिकायत करनी है। चौहान, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, उबते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे बैरक में मारा गया और गार्ड ने कुछ नहीं किया। चौहान हंस पड़ा। देखो, ये जेल है, यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई परेशान ना करे तो संगीता से अच्छे संबंध बना लो। जैसा वो कहती है वैसा ही करो। मंजू ने गुस्से से चौहान की ओर देखा और बोली, यानी आप सब जानते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? मंजू की आवाज़ में अविश्वास था। चौहान ने ठंडी आंखों से उसे घूरा और कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा सवाल करने की आदत है, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मंजू ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि चौहान कोई मामूली जेलर नहीं था। वह तिहाड़ जेल की काली सच्चाइयों का रक्षक था, एक ऐसा पहरेदार
जो न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था बल्कि खुद उसमें लिप्त था। मंजू को जेल में आए 1 महीना हो चुका था। उसने अब तक जेल के हर कोने को बारीकी से परखा था। यहाँ नियमों की किताब में चाहे जो लिखा हो, लेकिन असल कानून ताकतवरों का था। कमज़ोरों को यहाँ 2 ही रास्ते दिए जाते थे, या तो चुपचाप सहते रहो या फिर टूटकर बिखर जाओ। जेल के अंदर 3 गुट थे, हर गुट की अपनी ताकत थी। संगीता मैडम का गिरोह सबसे खतरनाक गुट था, जो ड्रग्स, ब्लैक मार्केटिंग और नवागत कैदियों के शोषण में लगा था। नंबर 1, संगीता जेल की सबसे पुरानी और ताकतवर कैदी थी, जो प्रशासन तक से सांठ-गांठ करके अपना साम्राज्य चला रही थी। नंबर 2, निर्मा और उसके साथियों का गुट। ये वे लोग थे जो छोटे मोटे झगड़ों में फंसे रहते थे और जेल स्टाफ से तालमेल बनाकर अपनी स्थिति बनाए रखते थे। वे ना तो बहुत ताकतवर थे और ना ही पूरी तरह असहाय। नंबर 3, गुमनाम और निर्दोष कैदियों का समूह। ये वे कैदी थे जिनका कोई गुट नहीं था। वे या तो गलत तरीके से फंसा दिए गए थे या फिर बस अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकलने की राह देख रहे थे। मंजू ने शुरुआत में खुद को किसी भी गुट से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन तिहाड़ में न्यूट्रल रहना संभव नहीं था। यहाँ अगर आप किसी के साथ नहीं थे तो इसका मतलब था कि आप शिकार बनने के लिए अकेले खड़े हैं। मंजू जेल में आने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती थी और इसीलिए जेल के अंदर उसे किसी ने पसंद नहीं किया। बड़ी आई समाज सुधारने वाली संगीता ने एक दिन तंज कसते हुए कहा था। उसकी आंखों में घृणा थी। यहाँ तो हमें सुधारने कोई नहीं आता, हमें बस तोड़ने आते हैं। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जान गई कि यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। मंजू को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जेल के अंदर नवागत महिलाओं का शोषण आम बात थी। एक रात जब पूरी बैरक सो रही थी तो मंजू ने देखा कि 2 महिला गार्ड और कुछ कैदी निर्मा को ज़बरदस्ती बाहर खींच रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, निर्मा चीख रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंजू ने देखा कि उसे जेल के सबसे अंधेरे हिस्से में ले जाया गया। ब्लैक रूम, यह वो जगह थी जहां से किसी भी कैदी की चीखें बाहर नहीं आती थी। अगली सुबह निर्मा जब बैरक में लौटी तो उसकी आंखें सूनी थी। वह बेजान सी लग रही थी, जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। क्या हुआ? मंजू ने धीरे से पूछा। निर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपनी चादर ओढ़ ली और सोने का नाटक करने लगी। मंजू समझ गई कि जेल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे किसी को जानने की इजाज़त नहीं थी। मंजू ने पता लगाया कि यह सब केवल कैदियों का खेल नहीं था, जेल के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। जेलर चौहान एक भ्रष्ट अधिकारी था जो हर अवैध काम के पीछे था। वह संगीता के गिरोह को अंदर से समर्थन देता था ताकि जेल में उसका वर्चस्व बना रहे। मंजू अब यह सब सहन नहीं कर सकती थी। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो वे हमें अनदेखा नहीं कर सकते। उसने निर्मा और बाकी कैदियों से कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? निर्मा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। हम भूख हड़ताल करेंगे। धीरे धीरे 15 से ज़्यादा कैदियों ने मंजू का समर्थन किया और खाना खाने से इनकार कर दिया। सुबह होते ही जेल में अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो रहा है? गार्ड चिल्लाया। हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। मंजू ने ऐलान किया। अब मामला जेल प्रशासन तक पहुंच चुका था। मंजू, तुमने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है, चौहान ने कहा। अगर भूख हड़ताल जारी रही तो हमें मजबूरी में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मंजू ने जवाब दिया। चौहान गुस्से से उठा और संगीता के पास गया। तुम्हें मंजू से निपटना होगा। संगीता मुस्कुराई। चिंता मत करिए सर, मैं इसका हल निकालती हूँ। अगले दिन संगीता ने जेल में एक झगड़ा करवाया और एक महिला कैदी के सामान में ड्रग्स रखवा दिए। गार्ड आए और जांच करने लगे। यह ड्रग्स यहाँ कैसे आया? तभी एक गार्ड ने कहा, हमने मंजू को वहाँ देखा था। मंजू हैरान रह गई। यह झूठ है, उसने चिल्लाया। लेकिन जेलर चौहान ने फैसला सुना दिया। मंजू को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अंधेरी कोठरी में उसे 2 दिन के लिए डाल दिया गया, जहां उसे 48 घंटे तक भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन वह टूटी नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया था। अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की लड़ाई थी जो तिहाड़ में अन्याय का शिकार हो रही थी। मंजू को अकेली कोठरी में बंद हुए 24 घंटे हो चुके थे। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, होठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्वाला जल रही थी।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं? जेलर चौहान ने बाहर से पूछा। मंजू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं थी। तिहाड़ जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे खड़ी मंजू की आंखों में एक अनोखी चमक थी। अगर तुम माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें बाहर निकलने का मौका दे सकता हूँ, जेलर चौहान ने फिर कहा। उसकी आवाज़ में धमकी और व्यंग्य दोनों थे। मंजू धीरे धीरे खड़ी हुई और सलाखों की ओर बढ़ी और आत्मविश्वास से कहा, अगर आप मुझे 100 साल भी इस कोठरी में बंद कर देंगे तो भी मैं सच के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगी। चौहान ने गुस्से से पैर पटका और वहां से चला गया। बैरक नंबर 6 की कैदियों में हलचल मच गई। मंजू को बिना किसी कारण अकेली कोठरी में डाल दिया गया। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी कैदी ने कहा, लेकिन अगर हमने आवाज़ उठाई तो संगीता हमें मार डालेगी। किसी ने डरते हुए कहा, हम डरते रहे तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। निर्मा ने खड़े होकर सभी को देखा और दृढ़ स्वर में बोली, मंजू के बिना हम अधूरे हैं। अब समय आ गया है कि हम एक होकर इसका विरोध करें। अगले दिन तिहाड़ जेल में अराजकता फैल गई। कैदियों ने गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। किसी ने जेल की कैंटीन में आग लगा दी। कुछ कैदी अपने कपड़े उतारकर विरोध करने लगे। ये क्या हो रहा है? चौहान गुस्से से चीखा। सर, यह सब मंजू के कारण हो रहा है, एक गार्ड ने कहा। मंजू को तुरंत बाहर निकालो, चौहान ने आदेश दिया। मंजू को जब अकेली कोठरी से निकाला गया तो वह कमज़ोर लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि संगीता ने उसके लिए एक नई साजिश रची थी। जैसे ही वह बैरक में लौटी तो संगीता ने अपने गुर्गों के साथ उसे घेर लिया। तूने बहुत खेल खेल लिया, अब तेरा आखिरी दिन है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। मंजू अकेली नहीं थी। निर्मा, सीमा, पूजा और बाकी कैदियों ने आगे आकर संगीता को घेर लिया। अब ये जेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी संगीता। संगीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंजू ने उसे पकड़ लिया। आज से तुम इस जेल की बॉस नहीं, सिर्फ एक आम कैदी हो। संगीता का राज खत्म हो चुका था। मंजू ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। उसने जेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का फैसला किया। कैदियों की शिकायतों को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बाहर पहुंचने लगी। एक दिन एक मशहूर पत्रकार तिहाड़ जेल के बाहर खड़ा था। हमने सुना है कि यहाँ कैदियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, क्या यह सच है? अब जेल प्रशासन मुश्किल में था। मामला जब अदालत पहुंचा तो चौहान के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। मंजू को अदालत में बुलाया गया। क्या आप जेल प्रशासन के खिलाफ गवाही देंगी? जज ने पूछा। मंजू ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं गवाही दूंगी। चौहान को रिश्वतखोरी, कैदियों के शोषण और अवैध गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। चौहान के गिरने के बाद सरकार ने तिहाड़ जेल में सुधार के आदेश दिए। मंजू के केस की फिर से सुनवाई हुई और आखिरकार उसे निर्दोष घोषित किया गया। जब वह जेल से बाहर निकली तो उसका स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर तिहाड़ को देखा और मन में ठान लिया कि अब मैं जेल सुधार अभियान शुरू करूंगी, ताकि किसी और महिला को मेरे जैसी तकलीफ ना सहनी पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखें। मंजू ने जेल में होने वाले अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, भले ही उसे अकेले ही यह लड़ाई शुरू करनी पड़ी। जब तक हम अन्याय के सामने चुप रहेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं होगा। नंबर 2, सत्य की हमेशा जीत होती है। भले ही जेलर चौहान और संगीता ने मंजू को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। भ्रष्टाचार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्य की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। नंबर 3, एकता में शक्ति है। जब तक कैदी बिखरे हुए थे वे संगीता और जेल प्रशासन के अत्याचार को सहते रहे, लेकिन जब उन्होंने एक होकर विरोध किया तो पूरा तिहाड़ हिल गया। जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। नंबर 4, डर के आगे जीत है। मंजू को बार बार धमकाया गया, मारा गया, सजा दी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यदि हमारा संकल्प मजबूत है तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।